गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आगे पढ़ रहे हैं मनु भंडारी एक कहानी ये है भी। उससे आगे क्या मैं बता रही हूँ, लो एक घटना और मतलब एक घटना तो पहले घटित हो चुकी है कि कॉलेज से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कॉलेज से उनके पास पत्र आया पिताजी के पास, और जैसे उन्होंने पत्र पढ़ा वे अत्यधिक आग बबूला हो गए और वो भन्नाते हुए कॉलेज गए और वापस आए तो वे बड़े ही खुश थे। उन्हें अपनी बेटी के पर गर्व हो रहा था। दूसरी घटना है, लो एक घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। आज़ाद हिंद फौज का संबंध किससे रहा है? सुभाष चंद्र बोस से। सभी स्कूलों, कॉलेजों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। आह्वान मतलब पुकारना, पुकार कि सभी कॉलेज, स्कूल और दुकान हड़ताल जारी थी। छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ पर एकत्रित हुआ। चौपड़ मुख्य बाजार का जो चौराहा था उस पर पूरा जो अजमेर का विद्यार्थी वर्ग था वह वहाँ पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। और इस बीच पिताजी के एक निहायत ही दकियानुसी दोस्त ने घर आकर अच्छी तरह से पिताजी की लू उतारी। लू उतारना, खरी खोटी सुनाना। तो ये जो लू उतारना क्या है? मुहावरा है। उन्होंने कहा निहायत मतलब पूरी तरह से, दकियानुसी पुराने विचारों वाले। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। मत मारी जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि नष्ट हो जाना। कि उस मन्नू की तो बुद्धि पूरी तरह से नष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखो आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ वह हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही हैं। यानी उनके जो पिताजी के जो मित्र थे उन्होंने पिताजी को भड़काया कि वह न जाने कैसे कैसे लड़कों के साथ हड़तालें करवा रही है, जुलूस निकलवा रही है, नारेबाजी करवा रही है। कि आपने लड़कियों को छूट तो दे रखी है, लेकिन इस कदर भी, इस तरह भी छूट नहीं कि उस छूट का फ़ायदा वो ज़्यादा उठाए। हमारे आपके यहाँ घरों की लड़कियों को क्या यह शोभा देता है? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का भी ख्याल रह गया है आपको या नहीं? कि मतलब उस मध्यम वर्ग में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ लड़कियों को इस तरह की कोई छूट नहीं दी जाती है। इससे उनका मानना था कि इससे उनकी इज्जत, आबरू या मान मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। जिस मान मर्यादा में बच्चियों को रहना चाहिए वह उस मान मर्यादा के विपरीत था। आगे देखिए, वे तो आग लगा कर चले गए। आग लगाना मतलब क्रोध को और अधिक भड़काना। और मेरे पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब तो यही रह गया है कि लोग आकर थू थू करके चले जाएं। थू थू करके चले जाना मतलब निंदा करके चले जाना। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। मतलब जैसे ही पिताजी के मित्र ने उनको उल्टी सीधी बातें कही, उन बातों को सुनकर जो पिताजी हैं उनका क्रोध और अधिक बढ़ गया और उन्होंने फैसला लिया कि अब मन्नू घर से बाहर नहीं जाएगी। इन सब से बेखबर मैं रात होने पर जब घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित एवं सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे हुए थे। मतलब जैसे ही जो मनु भंडारी है वो घर पहुंची तो उन्होंने कहा है अंतरंग। अंतरंग का मतलब जो गहरा मित्र होता है, जिससे हम अपने दुख सुख की सारी बातें बताते हैं, वो होता है अंतरंग मित्र, गहरा मित्र। अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित, मतलब वह व्यक्ति जो पिताजी का ही अभिन्न मित्र होते हुए भी अजमेर में वो बहुत अधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित थे। जो डॉक्टर अम्बालाल थे वो बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गर्मजोशी मतलब बड़े ही उत्साह से उन्होंने मन्नू का स्वागत किया और आओ आओ मन्नू,
चौपड़, चौपड़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मुख्य बाजार का जो चौराहा है वो क्या कहलाता है? चौपड़। पर तुम्हारा दिया गया भाषण सुनते ही मैं तो सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया कि उन्होंने, डॉक्टर अम्बालाल ने जैसे ही मन्नू का जो भाषण सुना, उस भाषण को सुनते ही उन्होंने क्या किया कि वो सीधा मन्नू भंडारी के जो पिताजी थे उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच गए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मैं वास्तविक रूप से तुम्हारे ऊपर गर्व करता हूँ। क्या तुम भी घर में घुसे रहते हो भंडारी जी, घर से निकला करो। वो किसको कह रहे हैं? मनु भंडारी के पिता को, कि तुम घर घुस्सू बने रहते हो, घर में ही घुसे रहते हो, बाहर निकलो कि दुनिया में कितना कुछ हो रहा है। यू हैव मिस्ड समथिंग, तुमने शायद कुछ खो दिया है। और वे सब धुआंधार तारीफ करने लगी। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे अब गर्व में बदलता जा रहा था कि उनकी भंडारी अम्बालाल जी की बातें सुनकर पिताजी भी क्या हो जाते हैं, अपनी पुत्री के ऊपर, मनु भंडारी की बातों को सुनकर उन्हें भी उनके ऊपर गर्व होने लगता है। अंदर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली कि जो लेखिका के पिता के जो मित्र थे, जो पहले लेखिका के विरुद्ध उनके पिताजी को भड़का के चले गए थे, जिनसे पिताजी का क्रोध और अधिक बढ़ गया था, उस बात को जब माँ ने बताई तो लेखिका को थोड़ा राहत मतलब संतोष महसूस हुआ। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा हो। यह तो उन डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। और यह हो भी सकता है कि आज से 50 वर्ष पहले अजमेर जैसे शहर में चारों तरफ से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच या झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसका मूल रहा होगा। कि मनु भंडारी जब आज की बात कर रही हैं तो उन्होंने कहा कि उस समय जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तब क्या तो मेरा भाषण रहा होगा। और जो डॉक्टर अम्बालाल थे वह मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे थे। उस तारीफ़ को सुनकर लेखिका कहती है कि आज से 50 वर्ष पहले जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात है कि उस समय इस तरह किसी लड़की का भाषण देना, बिना संकोच के, बिना किसी हिचक के भाषण देना, बोलते चले जाना भी इसका मूल रहा होगा कि कोई भी लड़की इतनी जल्दी को ये ऐसा साहस नहीं कर सकती। लेकिन पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जी रहे थे। अंतर्विरोध मतलब अंतर्मन में क्या हो रही थी, विचार उमड़ रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत। एक तरफ विशिष्ट बनने, विशिष्ट मतलब अलग से दिखने का, बनने और बनाने की प्रबल लालसा, मतलब एक तरफ तो अपने बच्चों को कुछ अलग बनाना चाहते थे, ये इच्छा उनके मन में चलती रहती थी। और दूसरी तरफ अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता कि जो समाज में उनका की छवि बनी हुई है, उनका जो व्यक्तित्व छवि मतलब एक तरह से बाहर जो उनका मान सम्मान बना हुआ है, उनके प्रति उतने ही वो जागरूक थे। किंतु क्या यह संभव है कि मतलब अपने बच्चों को अलग भी बनाना चाहते हैं और समाज में उनकी जो मान मर्यादा है, मान सम्मान है, उसे भी वो भंग नहीं होने देना चाहते। क्या पिताजी को इस बात का कतई भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। मतलब किसका? मनु भंडारी का और उनके पिताजी का। उन्होंने जो पहले लेखिका बता चुकी है कि उन दोनों में वैचारिक मतभेद हमेशा रहे हैं, विचार कभी भी उनके पिताजी के साथ नहीं मिल पाए। सन 1947 के मई के महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, क्योंकि शीला अग्रवाल की जोशीले भाषणों से ही लेखिका स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार बनी थी। तो उनका इस तरह अनुशासनात्मक कार्यवाही लेखिका के प्रति की गई। और जो शीला अग्रवाल जो हिंदी की प्राध्यापिका थी, उन्हें कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया कि
और उस नोटिस में क्या था कि लड़कियों को भड़काने तथा कॉलेज का अनुशासन भंग करने के आरोप में, कि एक तो तुम क्या करते हो, लड़कियों को भड़काते हो, और दूसरी तरफ इससे क्या हो रहा है, अनुशासन भंग हो रहा है। क्योंकि कि लेखिका पहले ही जिक्र कर चुकी है कि हमारी 3 लड़कियों के कहने पर सारी जो कॉलेज की लड़कियां थी वह क्लास छोड़कर कक्षा से बाहर हो आ जाती थी, और इस तरह कॉलेज वालों का कॉलेज चलाना और क्लासें लगाना मुश्किल हो गया। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेज को बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषेध कर दिया। मतलब कि शीला अग्रवाल को तो अनुशासन भंग करने और लड़कियों को भड़काने के विरोध में नोटिस दे दिया गया, और इस बात को लेकर क्या कर दिया कि भाई हुड़दंग मच जाएगा। तो उस हुड़दंग को, मतलब उस विरोध को बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए 3rd ईयर में की क्लासेस बंद कर दी गई, और जो 2-3 लड़कियां, मनु भंडारी और उनकी साथ में 2 लड़कियां और थी, उनका कॉलेज में जाना मना कर दिया गया, उन्हें कॉलेज से रोक दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना अधिक मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। लेखिका कह रही है कि जिस भय से कॉलेज वालों ने कॉलेज बंद किया था, उससे भी ज़्यादा लेखिका ने बाहर रहकर उसका विरोध किया, और कॉलेज वालों को अंततः हार मानकर अगस्त के महीने में 3rd ईयर की क्लासेस दोबारा से शुरू करनी पड़ी। आगे देखिए, जीत की खुशी, किंतु सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। मतलब देखो, उन्होंने कहा है कि जीत की खुशी, लेखिका जीत गई थी क्योंकि कॉलेज वालों ने क्या कर दिया था, इन 3 लड़कियों का कॉलेज में जाना बंद कर दिया था, और उसके साथ ही उन्होंने क्या किया था कि 3rd ईयर की क्लासेस बंद कर दी थी। जब लेखिका और उनके साथियों ने जब बाहर रहकर हुड़दंग मचाया, तो कॉलेज वालों को हार माननी पड़ी, और उन्होंने 3rd ईयर की क्लासेस अगस्त के महीने में दोबारा से शुरू करनी पड़ी। अब वो कह रही हैं कि लेकिन इस बात पर उन्हें खुशी हुई कि वो जीत गए, किंतु हमारे सामने खड़ी बहुत बड़ी प्रतीक्षा करने, लंबे समय से जो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, किसकी, सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। मतलब भूल गए हम इस खुशी। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, जिसके लिए नारेबाजी हो रही थी, हुड़दंग हो रहे थे, चारों तरफ भाषणबाजी हो रही थी, पूरा देश सक्रिय रूप से उस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहा था। तो लेखिका कह रही है कि हमारी जो जीत की खुशी थी, उसके सामने वह खुशी जो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, वह खुशी मामूली सी प्रतीत हो रही थी। अब देखिए, प्रश्नोत्तर देखते हम। पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो व्यक्तित्व पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा, तो लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक तो क्या हुआ था, उनके पिताजी के का प्रभाव पड़ा था। लेखिका के पिताजी क्या करते थे, रोज़ अपने घर पर राजनीतिक जमावड़ों और पार्टियां होती थी, उस पर जमकर बहसें होती थी, और लेखिका के पिताजी चाहते थे कि मन्नू भंडारी भी क्या करें, उन राजनीतिक पार्टियों में, उन बहसों में भाग ले। और पिताजी चाहते थे कि मन्नू भंडारी भी उनके साथ बैठे और जाने कि देश में क्या कुछ हो रहा है। दूसरा, उनकी जो हिंदी की प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उनका प्रभाव पड़ा, क्योंकि शीला अग्रवाल के जोशीले भाषणों से ही जो लेखिका है वह सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में या भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार बनी।
ठीक है, तो आपको दो का बताना है कि एक तो पिताजी का, लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। उनके पिताजी क्या कर रहे, एक तो ये उनके पिताजी चाहते थे कि मनु भंडारी घर में होने वाली राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक जमावड़ों में भाग ले, उनके बारे में जो बहस होती थी, वाद विवाद होते थे, उनको सुने और जाने कि देश में क्या कुछ हो रहा है। दूसरा, लेखिका के व्यक्तित्व पर शीला अग्रवाल का बहुत अधिक हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उनके जो एक तो उन्होंने पुस्तकों को, अच्छे लेखक की पुस्तकों पहले का चुनाव किया और लेखिका को पढ़ने के लिए उत्साहित किया। दूसरा, अपने जोशीले भाषणों के द्वारा उन्होंने क्या किया है, लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार बनाने के लिए उनकी अहम भूमिका रही है। प्रश्न नंबर 2 है, इस आत्मकथ्य में, आत्मकथ्य मतलब अपनी आत्मकथा में लेखिका के पिताजी ने भटियार खाना कहकर, रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिताजी ने रसोई को क्या कहा है, भटियार खाना कहा है। भटियार खाना क्यों कहा है, क्योंकि लेखिका के पिताजी का मानना है कि वहाँ पर हमेशा क्या चलती रहती है, भट्टी चलती रहती है, और लड़कियों का रसोई के काम में लग जाना उनकी क्षमता और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देने के बराबर है। इसलिए वे रसोई घर को क्या कहते हैं, भटियार खाना कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वह घटना कौन सी थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आँखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था कि जब लेखिका के कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया और लेखिका के पिताजी को कहा गया कि वो आकर मिले, क्योंकि लेखिका की जो राजनीतिक गतिविधियां थी उनके खिलाफ कॉलेज वालों ने अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए बोला गया था कि जो उनकी राजनीतिक गतिविधियां हैं उनके बारे में जाने, पिताजी को बताया जाए कि ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। जब लेखिका के पिताजी को यह पत्र मिला तो वे बहुत अधिक क्रोधित हो गए और भन्नाते हुए कॉलेज गए कि ये लड़की मुझे कहीं की नहीं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। लेकिन जैसे ही पिताजी कॉलेज गए और उन्होंने वहाँ जाकर जो कॉलेज की प्रिंसिपल थी उससे पता चला कि इन 3 लड़कियों के कारण कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है, उसके कहते ही, इन लड़कियों के कहते ही सारी लड़कियां कक्षाओं से बाहर हो जाती हैं। तो उनके पिताजी की, लेकिन मनु भंडारी के पिताजी ने जब वहाँ जाकर देखा, सुना कि उसका इतना रोब है, इतना दबदबा है, तो उनका जो सीना है वह गर्व से फूल गया और उन्होंने जो कॉलेज के प्रिंसिपल थी उनको कहा कि यह तो पूरे देश की पुकार है। और जब लेखिका ने अपने पिताजी के मुंह से लेखिका ने अपनी प्रशंसा सुनी तो उन्हें न अपने कानों पर विश्वास, आँखों पर विश्वास हुआ और न अपने कानों पर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, लेखिका की अपने पिताजी से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। वैचारिक टकराहट क्या होता है, आपस में विचारों का न मिलना। विचार प्लस इक क्या बन जाएगा, वैचारिक, और उसमें टकराहट मतलब आपस में विचारों का न मिलना। तो लेखिका की अपने पिताजी से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। कि लेखिका प्राय अपने पिताजी से, उन्होंने कहा यह है कि हमेशा उनके पिताजी की और उनकी टकराहट बनी रहती थी, विचार कभी आपस में मिले नहीं। क्योंकि लेखिका सन 1946-47 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला हुआ था उसमें सक्रिय रूप से भागीदार बनी हुई थी और वह उसमें सक्रिय रूप से भाग लेकर प्रभात फेरियां, भाषण, हड़तालें, जुलूस निकालती
और इन सब में वो भाग लेना चाहते थे। जबकि उनके पिता चाहते हैं कि उनकी जो लड़कियां हैं उनकी जो दायरा है, उनकी जो सीमा है वो घर की चार दीवारी तक ही है। वह घर में होने वाली राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े, उनमें होने वाली बहसों में भाग ले और जाने कि क्या कुछ देश में हो रहा है। यानी वो क्या करना चाहते थे, चार दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे। लेकिन लेखिका क्या चाहती थी कि वह घर से बाहर निकलकर सड़कों पर नारेबाजी करे, हुड़दंग मचाए, प्रभात फेरियाँ निकाले, हड़तालें करवाए, ये सब। लेकिन पिताजी को ये सब पसंद नहीं था, लेखिका को ये पसंद था। तो दोनों में क्या होना था, वैचारिक मतभेद तो होना ही था। लेकिन जो लेखिका का मन था वह कैसा था, युवा में उन्माद था, यानी नशा था। भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के लिए उनको क्या हो रहा था, एक नशा हो रहा था। और पिताजी, लेखिका ने क्या किया कि पिताजी द्वारा निर्धारित इन सीमाओं का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। उन्होंने उन सीमाओं को तोड़ दिया और इस कारण पिताजी का लेखिका के साथ जो वैचारिक टकराहट है वह हमेशा बना है। प्रश्न नंबर 5 देखो, इस आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। उन्होंने कहा है कि इस आत्मकथा के आधार पर, ये जो एक कहानी है भी, ये जो आत्मकथा है, इसके आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए कि इस आत्मकथा में एक कहानी है भी, इसमें जो लेखिका ने उस स्वतंत्रता आंदोलन का जो परिदृश्य, जो वातावरण बना हुआ था, जो दृश्य हमने इस पाठ के माध्यम से पढ़ा, उसका चित्रण करना है और उसके साथ ही उसमें मनु जी की भूमिका को भी रेखांकित करना है। तो देखिए, इस आत्मकथा के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन का सन 1946-47 का जो दौर था वह अत्यधिक जोशीला था। उस समय हर युवा वर्ग है वह, मतलब हर युवा वर्ग में ये जोश भरा हुआ था, ये उन्माद था। हर युवा वर्ग सड़कों पर हड़तालें करवाते थे, जुलूस निकालने थे, सबके अंदर मर मिटने का जो जज्बा था वह हिलोरे ले रहा था, एक चरम सीमा पर था। और लेखिका भी इसमें पीछे नहीं हटी। उसमें भी जो देशभक्ति की भावना थी वह पूर्ण रूप से भरी हुई थी। लेखिका ने भी उसके पिताजी के विरोध करने के बावजूद वो लेखिका ने क्या किया कि लड़कों के साथ जुलूस निकाले, हड़तालें करवाई, नारेबाजी की, भाषणबाजी की, यहाँ तक कि उनके पिताजी से इस बात को लेकर उनके पिताजी और मनु भंडारी में वैचारिक टकराहट भी हो गई। उधर कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, लेखिका की इस राजनीतिक गतिविधियों के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। इन लड़कियों का, मनु भंडारी और उनके दोस्तों का कॉलेज से बाहर निकलना, कॉलेज में आना निषिद्ध कर दिया गया। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 ही हैं। इन 5 प्रश्नों को आपको नोटबुक में करना है, फेयर नोटबुक में अच्छे से, और दिए गए शब्दार्थ हैं उन्हें पूरा करना है। अब आगे देखिए, इसमें है आपका प्रश्न नंबर 10। देखो, इस आत्मकथा में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बना दिया है, क्योंकि मुहावरों का प्रयोग करने से जो रचना है वह और अधिक रोचक बन जाती है। और रचना में रोचकता लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इस बीच पिताजी ने एक निहायत दकियानुसी मित्र ने आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। तो इनका क्या करना है, रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ वाक्य बनाने हैं, आपको बनाने हैं। तो कोई भी वाक्य बना सकते हैं हम।
परीक्षा में अच्छे अंक न आने के कारण अध्यापक ने मोहन की अच्छी तरह से लू उतारी। हो गए। दूसरा देखो, वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। यानी आग लगाना, क्रोध को और अधिक भड़काना। आप कोई भी गलती कर देते हैं, मान लीजिए परीक्षा में कम अंक आए या कोई बच्चा किसी कारणों से अनुत्तीर्ण फेल हो जाता है, तो लोग उसके माता पिता को आकर क्या कहते हैं, इसका ध्यान तो पहले से ही नहीं था, ये तो क्लास में इसका ध्यान नहीं रहता था, गॉसिप ज़्यादा करता था, इधर उधर ज़्यादा। तो लोग आकर उनके माता पिता को क्या करते रहते हैं, आग लगाने में लग जाते हैं। प्रश्न नंबर थर्ड पार्ट देखो। बस अब यही रह गया था कि घर आकर लोग थू थू करके चले जाएं, यानी निंदा करें। किसी को भी लगा लो, राम, मोहन, सोहन को चोरी करते पकड़ा देखकर लोग उसे थू थू करने लगे। आगे है, पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, कि मोहन की बात सुनकर या कविता की बात सुनकर पिताजी आग बबूला हो गए। तो ये तो आपकी क्या थी, प्रश्नोत्तर थे। सारे प्रश्नोत्तर करने आपको, शब्दार्थ करने हैं, अच्छे से उन प्रश्नों को लिखना है और साथ साथ याद भी करना है, क्योंकि पूरा पाठ हम अच्छे से डिटेल से पढ़ चुके हैं। थैंक यू। अगली क्लास में।